हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ जो पिछली क्लास जो हमने शुरू करा था इनपुट और आउटपुट डिवाइस को, उसकी अगली कड़ी को लेकर। चूँकि पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा, इनपुट डिवाइस की शुरुआत करी और इसमें कीबोर्ड में हमारा काफ़ी समय लगा था, क्योंकि कीबोर्ड से काफ़ी ज़्यादा सवाल बन सकते हैं और वो काफ़ी विस्तृत एक इनपुट डिवाइस है जिसके अंदर काफ़ी सेक्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है। और उसमें हमने बहुत सारे उसके टाइप्स ऑफ कीज़ पढ़े। ठीक है, फंक्शन कीज़ पढ़ा। ठीक है, उसके शिफ्ट बटन पढ़ा, कैप्स लॉक बटन, टॉगल कीज़ क्या होता है, मॉडिफायर बटन किसे कहते हैं, कम्बिनेशन कीज़ किसे कहते हैं। तो एवरीथिंग जहाँ से भी सवाल बनाए जा सकते हैं कीबोर्ड के संबंधित, उस पर हमने कल चर्चा करी है। आज हम उसी कड़ी में इनपुट डिवाइसेस की अगली कड़ी में आज हम टच पैड को करेंगे। कल हमने कीबोर्ड को पढ़ा और माउस को पढ़ा है। ठीक है। और तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम अगला भाग। टच पैड में आज हम बात करते हैं। टच पैड ये हमारा जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, माफ़ कीजिएगा, इनपुट डिवाइस है, इसका ये तीसरा तीसरा इनपुट डिवाइस है। ऐसे तो बहुत कुछ एक आध दो हो सकता है मिस भी हो जाए, तो उसमें काफ़ी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो भी पूरे जो पॉसिबल जो इनपुट डिवाइस है उसकी एक चर्चा हम यहाँ पर कर लें। टच पैड की शुरुआत करते हैं। टच पैड, आप चूंकि मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ, मैंने ये जो बनाया है ये देखिए आप, टच पैड है। टच पैड है। टच पैड ये बेसिकली टच पैड ये बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये हमारे लैपटॉप में ये काम करता है। ठीक है, ये एक हमारे इनपुट डिवाइस के तरह ही काम करता है, क्योंकि जब इस पर हम किसी भी प्रकार की गतिविधि करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स देते हैं, तो ये फिर कंप्यूटर को उसको ये भेजता है। ठीक है, और ये अब उसके नीचे एक दो बटन भी आपके सेट रहते हैं, एक लेफ्ट क्लिक का काम करता है और एक राइट क्लिक का काम करता है। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा टच पैड है। ठीक है, ये हमारा टच पैड का काम करता है। आप इसमें जब अपनी उंगलियों को फेरते हैं तो इसका मतलब आप ठीक उसी तरह काम कर रहे हैं जैसा डेस्कटॉप में आप जब अपने माउस को, देखिए मैं चूंकि मैं डेस्कटॉप में आपको पढ़ा रहा हूँ तो देखिए मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ। ठीक उसी तरह आपको लैपटॉप में इसे कर्सर को मूव करने के लिए, पॉइंटिंग डिवाइस को मूव करने के लिए इस टच पैड पर अपने हाथ को फेरना पड़ता है। ठीक है, और उसके नीचे आपके दो बटन्स भी होते हैं जो कि राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक, एज लाइक सेम एज द माउस, वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। टच पैड की बात हुई है, इसमें फिंगरप्रिंट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, माउस पॉइंटर के जैसा ही काम करता है। टू बटन्स इसमें भी होते हैं। अब आ जाइए जॉयस्टिक में। जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक, जो बच्चे गेम बहुत खेलते होंगे, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस गेम जिसके अंदर जिनके यहाँ प्ले स्टेशन लाइक डैट होगा, उन्हें पता होगा कि ये जॉयस्टिक क्या होता है। ये आपको, या फिर गेम मॉल भी आप जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये जॉयस्टिक देखने को मिलता है। ये भी एक बेसिकली पॉइंटिंग डिवाइस का ही काम करता है। देखिए पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस जैसे होता है ना, किसी को उंगली दिखाना, किसी को पॉइंट आउट करना, हम कभी कभी दैनिक भाषा में इस्तेमाल करते हैं किसी को पॉइंट आउट करना, तो उसका मतलब ही हो गया कि किसी चीज़ को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ पर हम अपना ध्यान दे रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार है पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब भी यही होता है। इसके जरिए क्या होता है, ये आपको जनरली ये वीडियो गेम्स में हो गया, रोबोट कंट्रोल में हो गया, ठीक है, या फिर कैड, ये सब में आपको काम करता है। एक बात इससे इससे जो सवाल आपका बनाया जा सकता है कि इसका आविष्कारक कौन थे, तो इसके आविष्कारक थे हमारे राल्फ एच और बियर। ये एक ही नाम है, राल्फ एच बियर, और इसका जो आविष्कार हुआ था 1972 में हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा, किन्होंने किया था? राल्फ एच बियर ने किया था। ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको एक, मैंने यहाँ पर देखिए, ये हमारा, ये हमारा एक जो जॉयस्टिक है, ठीक है, यहाँ पर इसका ये रोटेशनल मूवमेंट का काम करता है। इसको राइट भाई में पूरी तरह से आपको इसको 360 डिग्री में आप मूव कर सकते हैं। इसकी एक खासियत होती है। माउस के साथ ये खासियत नहीं होती है कि आप उसको एक पॉइंट पर ही रखकर आप मूव कर ले, उसके लिए पूरे माउस को ही हमें घुमाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इस आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर सेट है, एक्सिस है इसका, और इसी
की धुरी पर ये मूव करता है, ठीक है। और इसमें भी आपके अप एंड डाउन बटन्स भी होते हैं। ये बेसिकली आपको कैड सॉफ्टवेयर में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आ जाए स्कैनर। स्कैनर ये एक बहुत ही कॉमन इनपुट डिवाइस ये भी है, जो आमतौर पर आपके घर में भी हो सकता है, नहीं तो आपको जब आप नेट कैफ़े जाते हैं, ठीक है, या कि कंप्यूटर कैफ़े बोले जिसे हम, वहाँ पर भी आपको स्कैनर आपको देखने को मिलेगा। स्कैनर का नाम ही हो जाता है स्कैन करना, ठीक है। स्कैन करना जैसे होता है ना, स्कैन करना मतलब क्या, उस हूबहू उस चीज़ को उतार पाना। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी हार्ड कॉपी में जो भी प्रिंट आउट हमारा रहता है उसको हम सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं। यानी सॉफ्ट कॉपी, देखिए हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में क्या मतलब होता है, इस बात को भी समझ लीजिए। एक होता है आपका हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी बोले तो जिसे हम पेपर में, ठीक है, कागज में जिस चीज़ को हम, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है उसे हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं। लेकिन एक होता है सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी वो चीज़ होता है जब जब इस चीज़ को हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में जब स्टोर करते हैं तब ये सॉफ्ट कॉपी बन जाता है। तो स्कैन क्या करता है, स्कैनर क्या करता है, ये हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बनाता है और उसे कंप्यूटर में एक डिजिटल फॉर्म में हम उसे स्टोर कर पाते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि इसकी लॉन्जिटिविटी बढ़ती है, ठीक है। लॉन्जिटिविटी बढ़ती है और इसमें बहुत तरह की चीज़ें होते हैं। जनरली इसमें टेक्स्ट हो गया, मतलब जो भी चीज़ आप कागज़ में उकेर सकते हैं, चाहे पिक्चर हो, डायग्राम हो, एवरीथिंग लाइक दैट, उस चीज़ को जब हम किसी डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में सेव करते हैं तो वो स्कैनर डिवाइस के जरिए ही करते हैं, ठीक है। और उसके फिर क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में वो सेव रहता है। यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि इसमें किस चीज़ का यूज होता है, तो इसमें लाइट बीम का इस्तेमाल करता है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका स्कैनर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका स्कैनर है। स्कैनर में मान लीजिए हमने इस कागज को डाला है, इस कागज को डाला है यहाँ पर। जैसे ही हम इस कागज को डालते हैं इसके अंदर और इसको हम प्रेस कर देते हैं, ठीक है, बंद कर देते हैं, तो क्या होता है कि इससे एक लाइट बीम निकलती है, ठीक है। लाइट बीम निकलने के बाद इसमें जो भी प्रिंटिंग चीज़ होती है उस चीज़ को वो डिजिटल फॉर्म में बदल देती है। डिजिटल फॉर्म में बदल देती है, उसे फिर कंप्यूटर में सेव कर देती है। और ये किस फॉर्म, चूंकि ये इमेज फॉर्म ही हमारा सेव होता है, तो ये किस फॉर्म में सेव होता है, बीएमपी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है बिट मैप। ये इसका एक्सटेंशन हो गया और ये इसका फुल फॉर्म हो गया। ये बिट मैप में इसे सेव करता है, बिट मैप इमेज, ठीक है। तो यहाँ से आपके दो सवाल बन सकते हैं, लाइट बीम का इस्तेमाल करते हैं और वो किस तरह के इमेज में सेव करता है, बिट मैप इमेज, और इसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो डॉट बीएमपी, ठीक है। इसको फिर आप अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हो, ठीक हो। तो ये हो गया। अब आ जाइए अगला, बारकोड रीडर। बारकोड यहाँ पे यूज में आप समझ सकते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में प्रिजर्व करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। डिजिटल फॉर्म में प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। अब आ जाइए बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या होता है, बारकोड रीडर आप यहाँ रखिए, ये है आपका बारकोड रीडर, ठीक है। ये अक्सर आपको मॉल में देखने को मिलेगा, मॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर मॉल में हो गया, या फिर आपके जब किसी तरह का चेकिंग होता है तब उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। बैंक में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। आमतौर पर ये आपको मॉल में देखने को मिल जाएगा, आसानी से देखने को मिलता है, चाहे किसी ग्रोसरी मॉल हो, शॉपिंग मॉल हो, लाइक दैट। इसमें क्या होता है कि देखिए बार कोड का मतलब क्या होता है कि इसमें ये वर्टिकल्स लाइंस बनी होती हैं, देख सकते हैं, ठीक। और उन दोनों के बीच देखिए स्पेस है, कहीं पर ज़्यादा स्पेस है, कहीं पर आपको कम स्पेस देखने को मिलेगा, कहीं पर मान लीजिए इतना स्पेस, कहीं पर ये स्पेस थोड़ा कम हो जाता है। तो इसी स्पेस के बीच में, दो वर्टिकल लाइंस के स्पेस के बीच में कुछ इंफॉर्मेशन रहते हैं, उसी को ये डिकोड करने का काम करता है। उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट जो भी कंपनी उसमें डालती है उसमें आपका सेव हो जाता है, चाहे वो प्राइस हो, ठीक है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट हो, लाइक दैट, एवरीथिंग दैट लाइक दैट, जो भी इसमें इंफॉर्मेशन सेव होगी उस बार कोड की स्कैन करने से वो हमें मिल जाएंगी, ठीक है। इससे बस एक सवाल आपको यहाँ पर बन सकता है कि
इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार 1940 में हुआ था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं है कंप्यूटर के इन डिवाइसेस के मामले में कि कब हुआ था। ये जब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसने किया था। तो एक है जोसेफ वुडलैंड ने, आप इसको याद कर सकते हैं, वुडलैंड शूज़ काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है उससे। और दूसरा बर्नार्ड सिल्वर। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसका मतलब आविष्कार किया था। लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी, कभी कभी होता है ना कि आविष्कार कोई और करे लेकिन उसको लोगों तक उसको पॉपुलराइज कोई और करता है, मतलब काम मैंने किया लेकिन क्रेडिट कोई और ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने उसको मुख्य धारा में लाया। तो इसलिए इसके 2 से 3 नाम आपको इसमें याद रखने पड़ेंगे। इसका नाम था एलन हैबर मैन। ठीक है, वुडलैंड ने और सिल्वर ने इसका आविष्कार किया, लेकिन इसको पॉपुलराइज किया था, इसकी प्रसिद्धि दिलाई थी, इसको मतलब आम यूज में लाया था, वो था एलन हैबर मैन ने। और हमारे भारत में ये 1998 से यह लागू कर दिया गया। ठीक है, कि जहाँ पे भी संभव हो इस बार कोड का इस्तेमाल करें। और इसको जारी करने वाली कौन सी संस्था थी? तो वो थी नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्क इंडस्ट्रियल वर्क। ठीक है, इसमें भी आपका लेजर बीम का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, स्कैनर हो या बारकोड हो, दोनों में ही आपका लेजर बीम का ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब आ जाइए, ये तो हमारा हो गया लेजर। अब आ जाइए MICR। देखिए कंप्यूटर में ना जो भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं उसके एक्रोनिम का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इससे सवाल आपके बनते ही बनते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। हालांकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि हम लास्ट क्लास में, जब कंप्यूटर इस पूरे सीरीज के अंत होगी, तो हम एक्रोनिम का भी एक क्लास लेंगे, जिसमें से हर चैप्टर से जो भी अब तक के एक्रोनिम को हमने पढ़ा है उन सब को हम लोग एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे भी आपके 2 से 3 सवाल तो बन ही जाते हैं। इसमें क्या होता है, MICR क्या होता है? ये बेसिकली एक खास तरीके से लिखे हुए चीज़ों को, ठीक है, मतलब हम लोग जब अपने पेपर में लिखते हैं तो किससे लिखते हैं? नॉर्मली इंक से ही लिखते हैं। भले पेन रिफिल जो भी लगाते हैं, उसमें क्या काम कर रहा है? इंक काम कर रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड, ये सवाल यहाँ से आपसे बन सकता है कि आयरन ऑक्साइड से मतलब स्पेशल तरीके से चीज़ लिखी हुई है, इसीलिए उसे स्पेशल कहा जा रहा है, खास कहा जा रहा है, खासम खास। ठीक है, एक तरह की मैग्नेटिक इंक रहती है जिसमें आयरन ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको ये पढ़ने में मदद करता है। और इसका इस्तेमाल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इसका इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा, आपको देखिए जो बैंक के आपके चेक होते हैं, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए बैंक का जो आपका चेक है, ठीक है, यही इसका MICR कोड होता है। MICR कोड यही होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें 14 कैरेक्टर्स कुल होते हैं, 14 कैरेक्टर्स। ये यहाँ पे सवाल बन सकता है कि मैग्नेटिक MICR जो होता है ये किस तरीके से इंक के मतलब लिखा को पढ़ने में यूज होता है। तो उसमें होगा, पहले तो आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। दूसरा, जो MICR जो होता है उसमें कितने कैरेक्टर होते हैं? तो इसमें 14 कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, इसमें 0 to 9 ये 10 कैरेक्टर हो गए। और इसके अलावा इसमें 4 साइन होते हैं। तो यहाँ से आपका 10 और यहाँ से आपका 4, टोटल 14 कैरेक्टर होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी MICR की। बैंक चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, इसमें इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है। अब आ जाइए OMR पर। OMR ये काफ़ी पॉपुलर नेम है, जो भी खासकर बच्चे जो कंपटीशन की दुनिया में है, ठीक है, एग्जाम की दुनिया में है, उन्हें OMR से भला कौन अपरिचित रख सकता है? OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, OMR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसमें क्या होता है, इसको भी हम आपको पिक्चर दिखा रहे हैं OMR का। जस्ट गिव मी सम टाइम।
ये देखिए, यही है आपका OMR। ठीक है, ये OMR मशीन है। इसमें हमने OMR को डाला और ये जो गोला गोला जो किया हुआ है उन चीज़ों को ये रीड आउट करता है। यही है हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसमें क्या होता है कि इसमें हाई मतलब इंटेंसिटी की लाइट जो होती है वो इस OMR शीट पर गिरती है। ठीक है, उसके बाद जो कि चूंकि यहाँ पर जो भी पेंसिल या इंक से जो भी आपके यहाँ पे बनाए गए हैं उसी से वो रिफ्लेक्ट बैक होती है और उसी से हमें आंसर का पता लगाया जाता है। तो यही हमारा OMR इसी तरह का फंक्शन करता है। इसका बेसिकली क्या होता है, MCQ एग्जाम में इसका इस्तेमाल होता है, MCQ एग्जाम्स में। ठीक है, जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जाइए हमारा वेबकैम। वेबकैम वेबकैम आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, कहाँ पर है वेबकैम। चलिए, मिल गया वेबकैम। देखिए, ये दोनों ही आपके क्या है, वेबकैम ही है। एक ये और एक ये। देखिए, ये जनरली डेस्कटॉप में यूज़ होता है, चूँकि डेस्कटॉप में वैसी बनावट नहीं होती है कि उसमें वेबकैम पहले से इंस्टॉल हो, तो इसीलिए हम लोग अलग से उसमें लगाते हैं। लेकिन आपका जो लैपटॉप होता है उसमें एक पहले से एक वेबकैम का जगह बनाया हुआ रहता है, मतलब वेबकैम दिया हुआ रहता है। इसका काम क्या होता है, वेबकैम क्या होता है, इसके अंदर फोटो डायोड होता है। फोटो डायोड, देखिए ये जो स्पेशल स्पेशल जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, इसी से सवाल आपके बनाए जा सकते हैं। अच्छे सवाल मैं इसको बोलूँगा। नॉर्मल एग्जाम्स में भी शायद आपको इस तरह के सवाल नहीं देखने को मिले, लेकिन जो अच्छे एग्जाम्स होंगे NTPC लेवल टाइप के होंगे जिसमें। ठीक है, फोटो डायोड क्या होता है, ये जो फोटो इंफॉर्मेशन है, फोटो इंफॉर्मेशन फोटो इंफॉर्मेशन को ये परिवर्तित करता है, यानी कन्वर्ट करता है किस पर, इलेक्ट्रिक वेव में। इलेक्ट्रिक वेव यानी विद्युत, उसे विद्युत वेव में वो कन्वर्ट करता है। विद्युत तरंगों में कन्वर्ट कर कर उसके बाद वो फिर से कंप्यूटर को दे देता है। फोटो इन्फॉर्मेशन मिला, उसे कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिक वेव में, उसे कंप्यूटर को दे दिया। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस किया। ये जनरली हमारा इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में होता है। ठीक है, और ऑनलाइन जो मीटिंग होती है उसमें होता है, ऑनलाइन मीटिंग में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा वेब ब्रॉडकास्ट में भी इसका इस्तेमाल होता है। वेब ब्रॉडकास्ट, ठीक है, वेबिनार में इसका इस्तेमाल होता है। आजकल जूम मीटिंग जो होता है उसमें क्या होता है, जो बहुत सारे कोर्सेज बेचने के लिए शुरू में आपको वेबिनार अटेंड करवाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हो गया। अब आ जाइए टच स्क्रीन। टच स्क्रीन से तो आज की दुनिया में हर एक बच्चा, ठीक है, चाहे बच्चा से बूढ़ा, हर कोई वाकिफ है। टच स्क्रीन क्या होता है, एक पैनल होता है जिस पे हम कुछ अपनी अंगुलियों से जब उस पे प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर कुछ खास तरीके से रिस्पॉन्स करता है। बेसिकली टच स्क्रीन में क्या होता है, इसमें इंफ्रारेड वेव्स पूरे इसके स्क्रीन में मतलब विचरण कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ इस पर मतलब अपने अंगुली से स्पर्श करते हैं, टच उसको करते हैं, तो उस खास जगह पर एक खास रिस्पॉन्स मतलब हमारे लिए देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जाहिर सी बात है सभी जगह आपके क्या इंफ्रारेड वेव्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हमने किसी एक जगह को पॉइंट आउट किया तो कुछ खास वहाँ पर होगा, कुछ प्रेशर्स के कारण, जिसके कारण कंप्यूटर उसको खास तरीके से रिएक्ट करता है। ये जनरली ATM मशीन में, स्मार्टफोन में, ठीक है, इंफॉर्मेशन की जो सार्वजनिक सूचना केंद्र जो होते हैं, जैसे आप जब जाइएगा रेलवे स्टेशन में भी देखिएगा कि सार्व ट्रेन ट्रेन का पता लगाने के लिए कुछ इस तरह के इंफॉर्मेशन कियोस्क बनाए जाते हैं, टच पैनल होता है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है। अब आ जाइए माइक। माइक क्या करता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इससे जो सवाल बनते हैं ये कि ये ऑडियो सिग्नल से ये एनालॉग सिग्नल में
इसे कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद साउंड कार्ड क्या करता है, उसे डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। ये बेसिकली ऑडियो रिकॉर्डिंग में या फिर कॉलिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाइए स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। ये क्या है? स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। देखिए यहाँ पर है आपका स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम क्या होता है कि कंप्यूटर को, जैसे कंप्यूटर को हम लोग अभी ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसे ऐसा नहीं कि मैं इसे बोल कर मैं ऑपरेट कर पा रहा हूँ। इसे ऑपरेट करने के लिए मुझे माउस का यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, कीबोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये बेसिकली दो चीज़ें हैं जिसके कारण मैं कंप्यूटर को मैं ऑपरेट कर पा रहा हूँ। लेकिन जब आप स्पीच रिकॉग्निशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है कि हम कंप्यूटर को इनपुट के रूप में अपने वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमें उसे बोलते हैं और उस बोलने पर कंप्यूटर उसको प्रोसेस आउट करता है और उसके बाद वो एक्ट करता है उस पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक इंसानी जो है मतलब वॉइस है, उस वो जो कंप्यूटर के पास जाता है, इस सिस्टम में जाता है, तो स्पीच इन्हांसमेंट होता है। मतलब कंप्यूटर के सुनने लायक उसे बनाया जाता है। उसके बाद फिर उसमें से कुछ जो काम की चीज़ें होती हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसका फोनेटिक यूनिट रिकॉग्निशन मीन्स जिसको समझा जा सके, मतलब शब्दों को, जैसे फोनेटिक्स क्या होता है कि साउंड सिस्टम को समझना, उस चीज़ को ये समझता है। उसके बाद क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको टेक्स्ट में हो जाएगा या फिर किसी दूसरे लैंग्वेज में उसको ट्रांसक्रिप्ट कर कर उसको फिर कंप्यूटर अपने हिसाब से रिएक्ट कर पाता है। तो ये बेसिकली यही है। इसमें बस आपको इतना समझना है कि कंप्यूटर में इसको हम लोग अपने वॉइस के जरिए उसे निर्देशित करते हैं और उसे ऑपरेट करते हैं। इसी को हम लोग स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया ये। अब आ जाइए, हमारा जो नेक्स्ट इनपुट यूनिट है वो है हमारा क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी ओसीआर। ठीक है, अब ये ओसीआर क्या होता है? एक हमने अभी पढ़ा ओएमआर। ये क्या होता है? ये आपके ओएमआर शीट्स को रीड करने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल जो बनाए जाते हैं। ओसीआर क्या करता है? ये टेक्स्ट को स्कैन करता है। मान लीजिए कोई इमेज है। ठीक है, मान लीजिए इसको आपने स्कैनर में डाला तो ये तो पूरे इमेज और टेक्स्ट को सब कुछ डाल देगा ये। ठीक है, स्कैनर चीज़ों को अलग नहीं कर पाता है कि इमेज को आप अलग लीजिए, टेक्स्ट को अलग कीजिए। हाँ, कंप्यूटर में उसे सेव करने के बाद हम उसमें एडिट कर सकते हैं, वो बात की बात होती है। तो ओसीआर क्या करता है कि मान लीजिए आप इमेज है। ठीक है, मान लीजिए इमेज बना हुआ है, इसके नीचे चलिए इंडिया लिखा हुआ है। लेकिन आप चाहते हैं कि कंप्यूटर, मतलब कोई ऐसा डिवाइस हो जो इमेज को छोड़ दे और उसमें लिखे सिर्फ टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करे। ठीक है, कंप्यूटर के लिए तो ये काम कौन करता है? ओसीआर करता है। ठीक है, स्कैन टेक्स्ट फ्रॉम इमेज, और उसको फिर कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए वो उसके लायक बनाता है, चाहे वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में बना देगा या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट के फाइल में बना देगा। उसके बाद आप उसको एडिट कर सकते हैं। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ, यही कार्यशैली होती है ओसीआर की। अब आ जाइए, ओसीआर का मैंने एक डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। ओसीआर, ओसीआर देखिए, ओसीआर क्या करता है? स्कैन डॉक्यूमेंट्स से ओसीआर सॉफ्टवेयर को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देता है, या पीडीएफ भी है उससे भी वो ओसीआर डालेंगे तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट से यदि आपको सिर्फ टेक्स्ट को निकलना है, ठीक है, पार्टिकुलरली सिर्फ टेक्स्ट को निकालना है, तब फिर आप ओसीआर का वहां पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब फ्रॉम एनी डॉक्यूमेंट इफ यू हैव टू एक्सट्रैक्ट आउट द टेक्स्ट देन वी हैव टू यूज ओसीआर। अब आ जाइए, ओसीआर हमने पढ़ लिया। एक और हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। ठीक है, कार्ड रीडर क्या होता है भैया? देखिएगा कि कई संस्था में जो कंपनियां होती हैं आपको छोटा कार्ड या आईडी कार्ड प्रोवाइड करवाती है। ठीक है,
और उस कार्ड को जब आप एंट्री आते हैं, ऑफिस आते हैं, एक खास डिवाइस में डालते हैं और वो आपको रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है, बायोमेट्रिक अलग चीज़ हो गया। ये भी मतलब वो भी आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए ही इस्तेमाल होता है। ये कार्ड रीडर का भी वही पर्पज रहता है। कार्ड रीडर में कुछ चिप होती हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका कार्ड है, इसमें कहीं पर भी एक छोटा सा चिप बना होता है। जब इसको हम उस कार्ड रीडर के अंदर डालते हैं तो इस चिप में सारे डाटा को ये रीड आउट करता है। तो यही होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। देखिए, जैसे आमतौर पर ये आपको आईडी कार्ड में इस्तेमाल होगा। ठीक है, आईडी कार्ड रिकॉग्निशन में इसका इस्तेमाल देखने को हमें मिलता है। देखिए, स्मार्ट कार्ड, कार्ड रीडर। आप जो सिम, हमारा जो मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल जो है हमारा, इवन मोबाइल में भी जो सिम जो हमारा लगता है वो भी एक तरह का वो कार्ड रीडर ही है। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए मेमोरी कार्ड रीडर जो होता है, मेमोरी कार्ड रीडर, वो भी एक प्रकार का कार्ड रीडर ही तो है। तो ये मोटा मोटी हमने सभी जितने भी पॉसिबल इनपुट डिवाइस बन सकते थे सभी के बारे हमने पढ़ लिया है। ठीक है, एक चीज और, एक होता है डिजिटाइजिंग टैबलेट। ठीक है, डिजिटाइजिंग टैबलेट, ये बेसिकली जैसे आपने टैबलेट देखा होगा इसी प्रकार का होता है, और इसके साथ आपको एक इलेक्ट्रॉनिक पेन मुहैया करवाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप कोई भी पिक्चर, कोई भी डायग्राम, मतलब जो भी रेखा चित्र इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप इस टैबलेट में बनाते हैं और वो कंप्यूटर उसको सेव कर लेता है। ठीक है, यही बेसिकली इसका फंक्शन होता है। तो हमने अभी तक इनपुट डिवाइस में यहाँ पर बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने देखा। सबसे पहले हमने क्या देखा, सब आप एक बार रिकॉल कर लीजिए उन सभी चीज़ों को। सबसे पहले हमने कीबोर्ड देखा। ठीक है, कीबोर्ड देखा, उसके बाद हमने माउस देखा, उसके बाद टच स्क्रीन देखा। ठीक है, उसके बाद टच स्क्रीन या टच पैड उसको बोल सकते हैं, उसका जॉयस्टिक देखा, उसके बाद स्कैनर, उसके बाद बारकोड रीडर, उसके बाद MICR, OMR, वेबकेम। ठीक है, उसके बाद माइक, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, OCR और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। ठीक है, तो इन सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे हमने पढ़ा। अब हम चलते हैं आउटपुट डिवाइस में। तो आउटपुट डिवाइस में हम जाएंगे, उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आउटपुट डिवाइस होते क्या हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कहते किसे हैं।